आदाब नाजरीन, मैं हूं सैयद नियाज़ शाह और हम इन दिनों डीडीसी इलेक्शन पर फोकस हैं। मुख्तलिफ़ कैंडिडेट से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। हमारा वाहिद मकसद ये है कि आप किसी ऐसे कैंडिडेट को वोट ना डाल दें जो आपकी पसंद का ना हो और फिर आपको पछताना पड़े। मैं आपको वाज़िया कर दूं कि हमारा मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि आप किस कैंडिडेट को वोट दें, लेकिन हमारा सबसे बड़ी कैंपेन जो हम चला रहे हैं वो ये है कि आप वोट ज़रूर डालें। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस पार्टी के मैंडेट पर इलेक्शन लड़ रही साइका शरीफ जी हैं जो एडवोकेट हैं और इस बार ये सियासी मैदान में उतरी हैं। आज हम इनसे तफसीलन बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप कब पैदा हुए, कहाँ पर पैदा हुए, आपका बचपन कैसा गुजरा, कुछ थोड़ी बचपन की यादें हमारे व्यूवर्स के साथ आप अगर शेयर करें तो मुझे लगता है कि हमारे व्यूवर्स आपको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मैं 96 बॉर्न हूँ और मेरा बर्थ यहीं नानमरगा में हुआ। उसके बाद में फ़र्दर स्टडीज़ के लिए मैंने क्राइस्ट स्कूल पुंछ से पढ़ा है और कॉलेज भी डिग्री कॉलेज पुंछ से करने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ लॉ से मैंने अपना लॉ कंप्लीट किया। इस दूर दराज इलाके, सरहदी इलाके में पैदा हुई हैं, तो बचपन में चूँकि इस इलाके में जो है फायरिंग भी अक्सर रहती, तो बचपन में आप क्या करती थी? वो डर वाला माहौल था या कैसा माहौल था? आप देखें जो मेजॉरिटी बालाकोट का एरिया है वो बॉर्डर बेल्ट है, तो ये बहुत सी बेसिक चीज़ होती है कि शेलिंग हर दिन होना और ये सब होना। इसी रीज़न से मुझे लगता है कि हमने अपना बचपन में हमने अपने पुंछ को चूज़ किया ताकि हम एक ज़्यादा सेफ शेल्टर में जा सके, ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई ले सके, क्योंकि यहाँ पे वो सब बेसिक एमिनिटीज़ नहीं थी, तो जिस वजह से हमें पुंछ माइग्रेट करना पड़ा। अपने इलाके से माइग्रेट होके आप पुंछ की तरफ गई और वहाँ पर आपने तालीम हासिल की। अच्छा साइका जी, आप एडवोकेट आप माशाल्लाह बन चुकी हैं, आपने वकालत की डिग्री जो है एक तरह से कंप्लीट कर ली है, लॉ ग्रेजुएट हैं आप हाई कोर्ट में बैठ सकती थी, आप जो है अपना जो है वकालत का काम कर सकती थी। आपने सियासत क्यों चुना? इसके पीछे कोई ख़ास वजह? मुझे लगता है जब आप लॉ पढ़ते हैं तो आप बहुत सी चीज़ें और भी जानते हैं, जैसे आपके राइट्स क्या हैं, क्या बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए और जो आपके लिए ज़रूरी हैं। और लॉ के थ्रू भी आपको लोगों को सर्व करना है, बट आप उन्हीं लोगों को जस्टिस या हक इंसाफ दिला सकते हैं जो आपके पास आएंगे। और पॉलिटिक्स के थ्रू मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आपका कवरेज, आप ज़्यादा लोगों के लिए काम कर सकते हैं, आप अपनी आवाम की वॉइस बन सकते हैं। जो लोग ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, जिन्हें ज़्यादा अपना पता नहीं है, जो अपने राइट्स को नहीं जानते, आप उनकी आवाज़ बन सकते हैं या वॉइसलेस का एक वॉइस बन सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि ये मेरे लिए सबसे बेहतर फील्ड है ताकि मैं अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर सकूं, उनकी जो प्रॉब्लम है बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से एक बहुत टॉप लेवल तक थ्रू दिस मीडियम या इस चैनल के थ्रू मैं लोगों तक पहुंचा सकूं। जब आप सियासत में आई, सियासत में आने के बाद आपने जो है, आप भारतीय जनता पार्टी है, इसके अलावा गुपकार अलायंस है, दीगर पार्टीज़ हैं, अपनी पार्टीज़ है और पार्टीज़ हैं, तो आपने कांग्रेस ही को क्यों चुना? कांग्रेस मैंडेट पे आप क्यों जो है इंतखाबी मैदान में उतरी हैं? आप देखिए कांग्रेस 150 साल पुरानी पार्टी रह चुकी है और सिर्फ हमारा फ्रीडम का जो पूरा स्ट्रगल रहा है, हम जितनी बड़ी पर्सनालिटीज़ जैसे महात्मा गांधी इन सब के बारे में पढ़ते हैं जो हमें हमेशा से इन्फ्लुएंस करते आए, तो वो इसी पार्टी के साथ कहीं ना कहीं जुड़े थे। तो मैं इस और सबसे सेक्युलर पार्टी होने इस रीज़न से ताकि मैं हर कौम के लोगों को, हर रिलीजन के लोगों को साथ चला पाऊँ, इसलिए मेरा था कि मैं कांग्रेस पार्टी के थ्रू लड़ूँ। और जहाँ तक गुपकार अलायंस की बात है, ये तो वही बात हो जाती है ना, पहले एक पार्टी ने हमें रूल किया है, फिर दूसरी पार्टी ने, और हमें कुछ नहीं मिला है। अगर वो डेवलपमेंट होती तो हम लोग देखते, या कुछ भी हमें बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती या कुछ भी मिलती, वो हमारे सामने होता, जो कि नहीं है। पहले अलग अलग सब लोगों को इस्तेमाल किया है, उन्हें बर्बाद किया, और अब सब मिलकर एक अलायंस बना के उसे बर्बाद करने के पीछे बढ़ गए। और आप जब इस मैदान में उतरी हैं तो साइका शरीफ एक एडवोकेट बालाकोट की आवाम के लिए क्या करेगी? क्या है आपका मंशूर, इंतहाबी मंशूर? देखिए, जब हम बेसिक प्रॉब्लम्स देखते हैं तो वो सबको पता होती हैं कि रोटी, कपड़ा, रोड, मकान, ये सब हमारे बेसिक इश्यूज या प्रॉब्लम्स रहेंगी, बट उसमें से बहुत कम लोग होते हैं जो सच में इनको रिड्रेस कर सकते हैं या उसका हल ढूंढते हैं।
हमारा एरिया शेलिंग प्रोन एरिया है। आप बालाकोट अगर देखें या उसका एक बार जायजा लेंगे, हमारा आधे से ज़्यादा एरिया सिर्फ बॉर्डर पे है। और आप माने मैं कितनी जगह खुद जाकर देख चुकी हूँ, वहाँ बेसिक जनता को अभी तक बंकर्स भी नहीं प्रोवाइडेड हैं, जो बिल्कुल उस बॉर्डर में हैं, जो बिल्कुल उस गोलाबारी के मुंह में हैं, उन्हें अभी तक बंकर्स प्रोवाइडेड नहीं हैं। अगर शेलिंग में एक यही इशू नहीं रहता है कि आपको एक सेफ शेल्टर चाहिए, उसमें बहुत सी इंजरीज होती हैं। और इंजरीज भी हम कहाँ ट्रीट करेंगे जब यहाँ एक प्रॉपर हॉस्पिटल नहीं है। फॉर एग्जांपल हम सुइया वाले एरिया में कुछ लास्ट दिनों में हमने विजिट किया। 9 ईयर्स से एक PHC वहाँ के लिए उन्होंने वहाँ अलॉट की है, बट वो प्रॉपरली अभी तक वर्क नहीं करी। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज़्यादा बिगड़ा है, हमारी कनेक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो है। आप किसी भी बॉर्डर जोन में चले जाएं, चाहे वो डिफेंस एरिया है, बट वहाँ के लोगों के लिए कनेक्टिविटी का कोई भी जरिया नहीं है, वहाँ बेसिक नेटवर्क नहीं है। तो मुझे लगता है ये सब प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले रोड कनेक्टिविटी हमारा इशू रहेगा। बॉर्डर बेल्ट के लिए बंकर्स जो कि बहुत ज़रूरी है, उनके शेल्टर्स के लिए वो ज़रूरी है। एजुकेशन, बच्चों के स्कूल्स, नो डाउट हर जगह यहाँ स्कूल्स हैं, बहुत से स्कूल्स अपग्रेडेड है, बॉर्डर जोन में भी अपग्रेडेड है, बट स्टिल वहाँ पे स्टाफ की कमी है। वहाँ पे शेलिंग प्रोन एरिया है, आप एक दिन गोलाबारी में अगर जाते हैं तो कहीं दिन आप वो वापस नहीं जा पाएंगे। तो उन सब इश्यूज़ को एड्रेस करना आई थिंक बहुत ज़रूरी है। और हमारी सबसे पहले यही कोशिश रहेगी कि हम ये जो सबसे छोटी और सबसे बेसिक चीज़ें हैं हम उनको ठीक कर पाएँ। डेवलपमेंट तो बहुत बाद में होती है, जब हमारी बेसिक ज़रूरतें ही नहीं पूरी होंगी तो डेवलपमेंट हम कैसे करेंगे। तो साइका जी, अब अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो पहली मर्तबा जम्मू कश्मीर में 3 टायर जो पंचायती सिस्टम है वो यहाँ पर मुतारिफ हुआ है, उसे इंट्रोड्यूस करवाया गया है, लेकिन स्टेट से UT बना दिया गया, 370-35 से ख़त्म हो गया। कितना नुकसान है जम्मू कश्मीर को, युवा को, आप जैसे लोगों को इसका कितना नुकसान है? और आप अगर DDC बन जाती हैं, हो सकता है आप DDC कौंसिल की चेयरमैन भी बाद में बन जाएं, तो क्या करेंगी? क्या ये बेहतर फैसला था मरकज़ी हुकूमत का, या आप इसमें कुछ तरमीम चाहती हैं? आपके क्या तासुरात हैं 370 को और UT और स्टेट को लेकर? आप देखें, जब हम ग्राम पंचायत और PRI का सिस्टम देखते हैं, 3 टियर सिस्टम है, लोगों के पास पावर भी ज़्यादा है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को बिल्कुल बेसिक लेवल से चुन सकते हैं। पर सिर्फ यही काफ़ी नहीं है। हमारी जो ज़्यादा लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, और बॉर्डर्स पे तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस तो ऐसे भी रहते थे ही, पर 370 और 35A हटने से मुझे लगता है कि हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को सबसे बड़ा नुकसान एक कल्चर या आइडेंटिटी क्राइसिस का आप बोलें वो रहा है। वो पॉजिटिव भी होगा, किस सेंस में, वो शायद बहुत टाइम लगेगा, पर हमारे लोगों को अभी आप समझे कितने 1 साल हो चुके हैं कि हमारा इंटरनेट नहीं वर्क कर रहा। अगर ये बेसिक चीज़ें ही पूरी नहीं है तो हम अपनी एम्प्लॉयमेंट या अपना स्टेट का रेजिडेंस या हमारी जो हमें 370 के थ्रू कुछ हकूक मिले थे या हक मिले थे किसी जगह, उन सब का हम बेनिफिट कैसे उठाएंगे? अगर हमें बेसिक चीज़ें मिलेंगी तो आप कहीं पे जाके किसी से कम्पीट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है 370 के थ्रू हमें जो एक आइडेंटिटी थी, एक प्रोटेक्शन थी हमारी लैंड को, हमारी जॉब्स को, हमारी आइडेंटिटी को, हमें उसका बहुत बड़ा लॉस हुआ है। आज शायद हम इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करें, बट एक टाइम आएगा जब हम इसको रियलाइज़ करेंगे। जहाँ तक 3 टियर का सिस्टम है, आई थिंक अब लोगों के हाथ में ये पावर है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने, और उनको ये डायरेक्ट कोई अफसरशाही या किसी मुलाजिम के थ्रू वो नहीं चुनेंगे। अपनी वो डेवलपमेंट उसी बंदे के थ्रू चुनेंगे जो उन्होंने चुना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत सोच समझ कर चुनना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को इसलिए भी चुनना चाहिए क्योंकि वही थे जिन्होंने हमें एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड की थी 370 और 35A की फॉर्म में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस के लिए सपोर्ट करना चाहिए और वोट करना चाहिए, ताकि फिर से पावर में आके कुछ ऐसे प्रोविजंस लाएं जिनसे हमारी UT या आप कहें स्टेट को हम फिर से वो दर्जा दिला सकें, वो प्रोटेक्शन दिला सकें जो लोग पहले एंजॉय करते थे। आखिर में पब्लिक के नाम आपका क्या पैगाम है, क्यों लोग आपको वोट दें?
वोट, मुझे लगता है वोट सिर्फ एक वो एक्टिविटी नहीं है कि आपको बैलेट मशीन तक जाना है और बटन दबाना है। ये आपके हाथ में एक पावर है और ये नॉर्मल जनता को समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका वोट आपके लिए है, वो आपकी पावर है। कोई दूसरा तीसरा बंदा आके आपके वोटों का सौदा नहीं कर सकता है और आपका वोट अपनी डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, किसी दूसरे के लिए नहीं। और ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका वोट भी उतनी ही पावर रखता है जो एक जम्मू का वोट रखता है या जो अमेरिका का वोट रखता है। आपके वोट की भी वही कीमत है जो किसी दुनिया में किसी और कोने में जो वोटिंग होती है या वोट होता है जो उसकी कीमत होती है। तो अपने वोट का बिल्कुल सही इस्तेमाल करें, आप अपने लिए वोट करें। अगर जो आपके लिए बेहतर है आप उसी के लिए वोट करें। अपने वोट को एक सस्ता रोटी, सस्ता मकान या उसमें मत तोलें, उसको पैसों में मत तोलें, उसको अपनी डेवलपमेंट के बराबर रखें, अपने ज़मीर के बराबर रखें। अब हमारे पास वक्त जो है वो काफ़ी कम रहता है, हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। आखिर में बालाकोट की आवाम के लिए क्या पैगाम है एज ए एडवोकेट, एज ए बालाकोट की बेटी और एज ए डीडीसी कैंडिडेट? मेरी बालाकोट की पूरी आवाम से यही गुजारिश रहेगी कि आप मुझे चुनें, अपनी बेटी को चुनें। मैं आप में से हूँ और मैं बेहतर जानती हूँ कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और क्या नहीं हैं। ये सब जो बड़े बड़े लीडर्स आपको छोटी छोटी लालचें देते हैं उनसे बचकर आप अपने मुफाद के लिए वोट करें, आप अपने लिए वोट करें और आप हमें मौका दें ताकि जो हमारी गवर्नमेंट की सैकड़ों स्कीम्स हैं हम आप तक पहुंचा सकें, आपको बेहतर उसका बेनिफिशियरी बना सकें। तो आप हमें वोट करें, कांग्रेस को वोट करें। सिर्फ नरेगा या प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ यही नहीं है, आपके हकूक उनसे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बड़े हैं और आपके लिए वो जानना बहुत ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे वोट देकर अपने वो सारी स्कीम्स का बेनिफिट उठा सकते। तो साइका शरीफ कह रही हैं कि बालाकोट की आवाम के लिए सिर्फ PMAY या MG नरेगा का जो स्कीम्स हैं उसके लिए ये जो दिग्गज नेता हैं ये आपके पास आते हैं, वादे करते हैं और ये स्कीम्स तो आपकी बेसिक स्कीम्स हैं, ये आपको हर हाल में मिलेंगे ही। इसके अलावा सैकड़ों ऐसी स्कीमें हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने चला रखी हैं जिनका यहाँ की आवाम को पता ही नहीं है और साइका शरीफ ये कह रही हैं कि मैं वो स्कीमें आप तक पहुँचाऊँगी, आपको अवेयर करूँगी। हमारी जो यहाँ की बेटियाँ हैं उनके लिए बहुत सारे सेंटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं जो साइका शरीफ कह रही हैं कि मैं यहाँ के लोगों के लिए लाऊंगी। अब ये अपने वादों पर कितना खरी उतरती हैं और आपके लिए कितना काम करती हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इन्होंने आपसे अपील की है कि आप इन्हें चुनें, एक बार इन्हें मौका दें। तो अब आपकी मर्ज़ी है, आपकी पसंद है, अब जिस कैंडिडेट को चाहें उसे आप वोट कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरे साथ इतना ही। बहुत जल्द हम अगला टॉक शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।